गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फ्रांस रिवॉल्यूशन में हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर सो मेनी पॉलिटिकल चेंजेस लास्ट में क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस को ऑक्यूपाई, फ्रांस के वो उस समय मिलिट्री हेड थे और वहाँ पर उन्हें मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी थी। ओके, ये हमने लास्ट में कंप्लीट किया था इन द प्रीवियस वीडियो। आज हम ये जानेंगे कि उस दौरान हमने ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने, बहुत सारे चेंजेस आए, लोग जो वहाँ के फ्रांस के पीपल्स थे वो इकट्ठा हुए। ओके, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा। उस समय एक और सेक्शन था वुमेन्स का सेक्शन, है ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल था इन फ्रांस रिवॉल्यूशन। ओके, तो आज हम एक बहुत छोटा टॉपिक ले रहे हैं कि रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस रिवॉल्यूशन, से हम इतना ही पढ़ें। तो जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें वुमेन्स का, जैसे मैंने बताया, का बहुत बड़ा हाथ था, स्पेशली जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी। अब रीज़न ये है कि इस थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी उस समय वो उनका इतना बड़ा रोल क्यों था, क्योंकि वो उनको जो वो क्या करती थी, जो जैसे डेली वेज कमाने के लिए उनको काम करना पड़ता था। अब वो काम कैसे करते थे, या तो किसी के अमीर जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल्स है उनके एज अ डोमेस्टिक मेड्स है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के नाम के तौर पे काम करती थी, या फिर जिससे जो फेरी लगाते हैं लाइक फल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी। ओके, इन सब को सेल आउट करके वो अपनी इनकम अर्न करती थी। ओके, इसके साथ साथ थर्ड स्टेट की जो लड़कियां होती थी उनके लिए एक और प्रॉब्लम थी कि उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए मतलब मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता था स्कूल में, थर्ड स्टेट की लड़कियां। ओके, केवल थर्ड स्टेट की लड़कियों को स्कूल जाना अलाउड नहीं था, केवल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की लड़कियां ही स्कूल्स में जाके पढ़ सकती हैं, उसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती थी। तो ये थोड़ी कंडीशन थोड़ी ड्रास्टिक थी वुमेन्स की, क्योंकि उनको कमाना भी था, इसके साथ साथ अपने घर का ख्याल भी रखना था। सो कहीं ना कहीं ड्रास्टिक कंडीशंस थी। ओके, उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया बाहर तो काम करती थी, इसके साथ साथ डोमेस्टिक जो भी इनका जो घरेलू काम होता था वो भी करते थे, अपने घर का भी काम करती थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती थी, मैंने आपको बताया कि फ्रांस की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, है ना, उनको खाने की तंगी थी ना, ब्रेड्स के भाव बहुत बढ़ते थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें कतारें लगती थी जब जाके उनको ब्रेड मिलती थी। तो इन ब्रेड पे लाइन लगने की जिम्मेदारी भी किसकी होती थी, वुमेन्स की होती थी। वही जाके लाइन में लगती थी, वही जाके ब्रेड वहाँ से लेके आती थी। इसके साथ साथ जो उनको मैंने आपको बताया डेली वेजेस, जो जैसे अमीर लोगों के घरों में जाकर काम करना एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, तो उनको वेजेस भी बहुत कम मिलते थे एज कम्पेयर टू मैन। ओके, आप अपने इस दौरान एक और जो चीज़ थी कि उनको वोटिंग के लिए हमने देखा था कि जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार बदला, दोनों ही बार में ओनली मैंस वर अलाउड टू वोट, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। तो कहीं ना कहीं उनको ये वाला राइट्स भी चाहिए था कि हमें भी इसमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, राइट टू वोट चाहिए हमें, तो ये सब नहीं मिल रही। अब अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए क्या करा, वुमेन्स ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ओके, पॉलिटिकल क्लब्स और अब न्यूज़पेपर एजेंसीज रन करना स्टार्ट कर दिए। अब उस समय ऐसे 60 पॉलिटिकल क्लब्स बने थे वुमेन्स के। ओके, और उसमें से द फेमस जो पॉलिटिकल क्लब था वुमेन का वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ऑब्वियसली बात 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो उस दोनों बार में ओनली मैंस वर अलाउड, वुमेन्स वर नॉट अलाउड। तो उनकी डिमांड्स क्या थी कि सबसे पहले तो हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले, यानी कि हमें राइट टू वोट का हक मिले, कि हमें भी वोट करने का हक मिले। दूसरा, पॉलिटिकल मेंबरशिप चाहिए थी। पॉलिटिकल मेंबरशिप इन द सेंस वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी खड़ी होना चाहती थी एज एन लीडर। ओके, ये दोनों ही डिमांड्स थी, पर लेकिन दोनों डिमांड्स इनकी फुलफिल नहीं की गई। ओके, ये दोनों डिमांड्स इनकी फुलफिल नहीं हुई। उसके बदले फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने न्यू लॉज बना दिए। सबसे पहला लॉ ये बना दिया कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर द एवरी गर्ल इन द फ्रांस टू गेट एजुकेशन, यानी कि वो उनको स्कूल जाना कंपल्सरी कर दिया, फ्रांस की जितनी भी लड़कियां थी। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ होती है कि फोर्सफुल मैरिज नहीं हो, मीन्स आप ज़बरदस्ती किसी भी लड़की की शादी किसी के साथ भी नहीं करवा सकते। थर्ड जो चीज़ थी, मैरिज को अंडर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ले लाना। अब मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लेकर आना, इसका मतलब सिंपल सा अगर आप समझिए कि शादी होने के बाद अपने आप अपनी मैरिज को कानून के सामने या फिर कोर्ट के अंडर उसको अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना, है ना, जिसको क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। उस समय इसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं।
इसके साथ साथ डाइवोर्स को लीगल कर दिया था, यानी कि किसी भी शादी में मैन या वुमेन अगर ये चार उनकी शादी के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो डाइवोर्स की मांग कर सकता है और उस वहाँ पर फ्रांस में डाइवोर्स को लीगल कर दिया था। ओके, इसके साथ साथ फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने एक और काम करा कि इन वुमेन्स के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी, जिससे कि अपना खुद का बिजनेस को डेवलप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके या फिर ये आर्टिस्ट बन सके। ओके, अब लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट थी, जिसको कि रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है ना। उस दौरान जो मैक्सिमिलियन थे उन्होंने जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे, उन सब पर बैन लगा दिया था। इनफैक्ट उसने तो वुमेन पर ही बैन लगा दिया था। इसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स की जो वुमेन्स की जो बड़ी बड़ी लीडर्स थी उनकी हत्या करवा दी, उनको मार दिया गया। ओके, फिर उसके बाद सरकारें बदली, बट उसके बाद भी भले उनकी स्ट्रगल चलती रही, उनको ये पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल मेंबरशिप नहीं मिली। बट इसके बावजूद है ना, आफ्टर मैक्सिमिलियन ने वुमेन्स को मार दिया, जो उनके लीडर्स थे, पॉलिटिकल बैन कर दिया उनको पॉलिटिकली भाग लेने नहीं दिया। इसके साथ साथ मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन को बैन करने के बावजूद जब उसको हटा दिया, उसके बाद भी वुमेन्स की वो मुहिम चलती रही और काफ़ी लंबे समय के बाद 1946 में पहली बार उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया और उनको वो राइट टू वोट वाला जो हक है, जो इतने सालों से वो मांग रहे थे, वो उन्हें 1946 में वुमेन्स को मिला। ओके, मैंने बोला था बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।